extend my heartfelt gratitude to Vikas Ranjan sir and team Triumph IAS. My association with Vikas Ranjan sir has been quite long. I had been a student of the foundation course as well as the test series. I did my foundation course from Triumph IAS, the test series also. विकास सर से अपने ऑप्शनल के लिए मेंटरशिप ली थी. I have been a student of sociology test series at Triumph IAS, and Vikas Ranjan sir, he personally guided and mentored me. I was enrolled in sociology test series and essay test series from Triumph IAS. मैंने क्लासरूम प्रोग्राम Triumph IAS के साथ किया and after that मैंने टेस्ट सीरीज भी करी थी. Triumph IAS से थी. What has been incredible because मैं आती थी सर के बाद sociology is working well for me. तो विकास सर ने पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी हेल्प किया था. मैं सर से फ्रीक्वेंटली आके मिली हुई थी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है आंसर में. मैं विकास सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ सोशियोलॉजी. पर्सनल टाइम एंड मेंटरशिप whenever. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है. मेरी इस बार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 में 56th रैंक प्राप्त हुई है. अगर हम ऐसे इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे एसे में 97 मार्क्स थे, जो मेजर रीज़न था मेरा सिलेक्शन ना होने का. और इस बार मेरे एसे में 130 मार्क्स हैं, तो वो एक मेजर रीज़न मुझे लगता है कि है लिस्ट में भी नाम आने का और एक अच्छी रैंक के साथ नाम आने का. तो मैंने बेसिक मतलब ऐसे में अगर हम बेसिक बात करें तो ऐसे 2 सेक्शंस में आता है. जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो 2 सेक्शंस में आता है, उसमें से दोनों में से एक जो ऑप्शन है वो आपको चूज़ करके ऐसे लिखना रहता है. अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चॉइस कैसे करें उन ऑप्शंस में से. तो कई बार हम देखेंगे कि लोग जो है उनको लगता है कि हम बहुत अलग टॉपिक पे ऐसे लिख देंगे तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट मतलब मोर और लेस ऐसा होता नहीं है. ऐसे में मार्क्स जो है वो जनरली आपकी अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेके कितनी अच्छी है और आपने कितने अच्छे फ्लो में स्ट्रक्चर में लिखा है और क्या एडिशनल आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया है. तो मेरे हिसाब से उस पर आपका ऐसे ज़्यादा जज होता है. ऑल्दो सब्जेक्टिविटी इसमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है कि किस बेसिस पे क्या जो पैरामीटर्स हैं वो हैं. तो इसमें सबसे पहली चीज़ चॉइस ऑफ ऐसे. तो चॉइस ऑफ ऐसे आपको कोशिश करना चाहिए ऐसे चूज़ करिए दोनों सेक्शन में जिसमें आप लिखने में बहुत कंफर्टेबल हो, आपके पास अच्छा कंटेंट हो. बिकॉज आपको मतलब 1000 के अराउंड वर्ड्स में लिखना है, आपको 10-12 पेजेस में लिखना है. तो आपको जब तक कंटेंट आपके पास अच्छा खासा और हर डायमेंशन में कंटेंट नहीं होगा तब तक आपके ऐसे में मार्क्स बहुत अच्छे आना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो कोशिश करिए ऐसे चूज़ करिए जिसपे मतलब मे बी वो सब लोग चूज़ कर रहे हो बट आप उसको एक और एक्स्ट्रा डायमेंशन खोल के एक अच्छा एग्जाम्पल डाल के आप उसमें क्या बोलते हैं वैल्यू एडिशन भी कर सकते हैं और आपके मार्क्स उसमें इम्प्रूव हो सकते हैं. तो ये हो गया चॉइस ऑफ ऐसे की बात. फिर दूसरी चीज़ है कि मेरी अपनी क्या स्ट्रैटेजी रही है. तो पहले मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में बेसिकली मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया था. मैंने जीएस और ऑप्शनल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, बट ऐसे कहीं ना कहीं मैं मिस आउट मैंने कर दिया था उस पर. तो मैंने अराउंड 4 से 5 ऐसे लिखे थे. उसको चेक जो मैंने मतलब कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मतलब डाला था टेस्ट सीरीज़ में, बट उसका जो फीडबैक है वो भी मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखा था और मैंने खुद भी एसेस नहीं किया था कि कहाँ पे वेदर स्ट्रक्चरिंग में इशू आ रहा है या फ्लो में इशू आ रहा है. वो चीज़ें नहीं देखी थी उतने अच्छे से. इस अटेम्प्ट में मैंने कोशिश करी, मतलब मैंने स्टार्टिंग से, क्योंकि मुझे मार्क्स अपने पता चल गए थे तो मुझे लग रहा था कि इसमें मार्जिन बहुत अच्छा है इम्प्रूवमेंट का. तो मैंने अपना ऐसे जो है अपने मेंटर को एक मेंटर है मेरे यूपीएससी प्रेप में अभिजीत सर हैं, तो उनको मैंने अपना ऐसे दिया था. कुछ 3-4 ऐसेज मैंने दिए थे. स्ट्रक्चर्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उसके मैंने बनाए थे, वो मैंने उनको भेजा था. तो उन्होंने कुछ काफ़ी मिस्टेक्स मेरी हाईलाइट करी थी जो मैं कंसिस्टेंटली कर रही थी. फॉर एग्जांपल मैं डायमेंशंस जो है मेरा काफ़ी यूनी डायमेंशनल स्टार्टिंग में ऐसे रह रहा था. एक ही टॉपिक के बारे में मैं काफ़ी अलग अलग तरीके से बट एक ही मतलब डायरेक्शन में मैं चल रही थी और डायमेंशन से नहीं सोच रही थी. तो वो एक इशू काफ़ी बार होता है हमारे ऐसे में कि हम एक ही तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस नहीं देखते हैं. तो ऐसे में एक आप ये चीज़ कर सकते हैं कि उसको कितना ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल बना सकें. डीकेटी एक इस मामले में आई यूज्ड टू ऑल्सो, जब मैं एस्पिरेंट थी तो मैं भी डीकेटी देखा करती थी. आई यूज्ड टू सी द टॉपर्स टॉक देयर ऑल्सो. सो फॉर मी इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर कि मुझे भी इसमें बोलने का मौका मिल रहा है. सो थैंक यू.
और इसमें एक चीज़ आप मतलब ये करेंगे कैसे, तो इसको जैसे प्रीवियस ईयर जो टॉपर्स हैं तो उनकी कॉपीज़ देखिए और उनकी वही कॉपीज़ मतलब जो लास्ट में अराउंड एग्जामिनेशन उसमें डेट पड़ी रहती है, तो एग्जामिनेशन के आसपास जो उन्होंने लिखा हो वो वाली कॉपीज़ देखिए। और उन कॉपीज़ में अगर पॉसिबल हो लास्ट में स्केच मतलब एक रफ स्केच जो होता है तो वो अगर हो तो वो और बेटर है, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी कि वो कैसे डायमेंशंस खोल रहे हैं। क्योंकि कई बार जैसे कॉपी पढ़ने पे हम मिस आउट कर देते हैं कि मतलब फ्लो में हम पूरा पढ़ लेते हैं बट वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती है। तो रफ स्केच अगर मिल जाएगा आपको 8 से 10 एसेस का, तो आपको ये समझ आ जाएगा डायमेंशन कैसे खोलने हैं। वो एक बार अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई तो वो हर एसे में काम आएगा। और अभी हम देख रहे हैं जैसे फिलोसफिकल एसे काफ़ी पूछा जा रहा है, तो फिलोसफिकल एसे में एक चीज़ आप और एडिशनल कर सकते हैं कि आप एक मतलब जैसे जो टॉपिक पूछा गया है उसका ही एक ब्रॉडर क्वेश्चन जो है, और कहीं ना कहीं मतलब हर फिलोसफिकल एसे में आप लाइफ से उसको जोड़ सकते हैं। तो लाइफ का एक ब्रॉडर क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ लाइफ कैसा है, ये सब अपने इंट्रो के बाद एक ब्रॉडर क्वेश्चन से वो ओपन अप कर सकते हैं। थोड़ा उसको डिस्कस करने के बाद फिर आप जो एसे का मेन थीम है उसको पकड़ के फिर आगे लिख सकते हैं। तो इससे एक थोड़ा वेरिएशन आपके एसे में आ जाएगा। साथ ही साथ मतलब आप कुछ अगर आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड है या फिर फिलोसफी वगैरह है, तो फिलोसफर्स वगैरह की हेल्प लेके उसको बहुत मतलब टेक्निकल नहीं बनाना है उसको, बट थोड़ा बहुत नाम ऐड करके फिलोसफर्स के थोड़ा उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं एसे को। तो एक क्रेडिबिलिटी भी मिल जाती है कि आपने एक अच्छा क्वेश्चन उसमें एड्रेस किया है। बट हमें थीम ऑफ द एसे जो है, जो बेसिक कोर एसेंस ऑफ द एसे, उससे नहीं भटकना है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी फॉर्मेट जो लिखने का है वही इंट्रो बॉडी कंक्लूजन रहता है। इंट्रो में बहुत तरीके से आप अपने इंट्रो जो है डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एनेक्डोट्स, लोग एनेक्डोट्स से स्टार्ट करते हैं, कॉन्वर्जेशंस जो है फॉर एग्जाम्पल उससे स्टार्ट कर सकते हैं, पोएम से, कोट्स वगैरह से। इससे आप अपना इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे का। बॉडी पार्ट में अगेन जैसे आपने एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछा, फिर वहां से आपने अपना उसका बॉडी पार्ट स्टार्ट किया। जो कीवर्ड्स ऑफ द एसे हैं उसको आपने एड्रेस किया, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज में हर डायमेंशन में उसको खोला, मल्टी डायमेंशनल बनाया अपने एसे को, और टुवर्ड्स द एंड आपने फाइनल उसको एक कंक्लूजन दे दिया। अगेन मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने एनेक्डोट से खोला है तो आप उसको कोट से एंड कर सकते हैं या पोएम से मतलब थोड़ा वेरिएशन लाइए, सेम पैटर्न पे मत कोशिश करिए क्लोज करने का। इवन साइक्लिकल नेचर भी कुछ लोग फॉर एग्जांपल यूज करते हैं कि उन्होंने कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी, एनवायरनमेंट में फॉर एग्जांपल एक थीम आया, उन्होंने कोई कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी, दोबारा एंड करते समय फिर से वही कॉन्वर्जेशन वो लौट के आ गए और उन्होंने उस पे एंड कर दिया। तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो है वो हो जाता है, वो भी कर सकते हैं आप। तो ये जो है इंट्रो बॉडी कंक्लूजन की बात होगी। इसके बाद जो है स्ट्रक्चर और फ्लो है ऐसे में, वो बहुत मतलब एसेंशियल है। तो स्ट्रक्चर जैसे हम देखते हैं मतलब अगर टॉपर्स की कॉपीज देखें तो लास्ट में जो है स्केच, रफ स्केच बनाना, तो दोनों ऐसे जो हैं उसमें कोशिश करिए 15-20 मिनट अलग अलग जो है इंडिविजुअली आप दीजिए और उसको हर डायमेंशन में खोलने की कोशिश करिए ऐसे को कि कीवर्ड से क्या क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जेंडर पे कोई क्वेश्चन आए तो बस मेल फीमेल में नहीं चलना है, जैसे जेंडर स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं तो उस डायमेंशन में आप उसको खोलिए कि मतलब नॉन बाइनरी हर एस्पेक्ट में आप कोशिश करिए उसको खोलने की, उस कीवर्ड को। तो ऐसे आपका और मतलब एक थोड़ा अलग वेरिएशन आएगा। फिर सेकेंड चीज़ जो है एक की वैल्यू एडिशन की। तो वैल्यू एडिशन जो है ऐसे में लास्ट अटेम्प्ट में मैंने उतना नहीं किया था, मैंने टॉपर्स के जैसे नोट्स जो होते हैं उसको देखा था। बट अनलेस एंड अनटिल आप उसको या तो अपने आंसर्स में या कहीं ना कहीं ऐसे में इंटीग्रेट करें या अपने नोट्स में उसको ऐड करें तो वो कॉपी में रिफ्लेक्ट नहीं होता है फाइनल कॉपी में। तो इसके लिए थर्ड वाले अटेम्प्ट में मैंने ऐसे और एथिक्स का इंटीग्रेटेड जो है फॉर्डर टाइप के नोट्स बनाए थे, जिसमें कुछ कुछ मतलब जो प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड सीनियर्स हैं तो उनकी कॉपीज से मैंने एनेक्डोट्स या फिर उनकी ही जो टेस्ट कॉपीज हैं उससे एनेक्डोट्स एग्जाम्पल्स ये सब लिखे थे। कुछ पोएम्स मैंने मतलब कुछ 4-4 लाइन की पोएम्स ऐड कर ली थी, दोहे वगैरह ऐड कर लिए थे। तो उसको लास्ट में जाने से पहले मैंने एक बार देख लिया था और उसको यूज़ भी मैंने किया था अपने फाइनल एसे में। तो ये मोर और लेस मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस मतलब आपको कितने ऐसे देने चाहिए तो वो डिपेंड करता है, मतलब आपको कितना कंफर्ट, अगर आपके सही मार्क्स आने लगे हैं, मॉक में भी आने लगे हैं, आपको खुद से कॉन्फिडेंस भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको खुद से कॉन्फिडेंस आने लग गया है ऐसे लिखते समय, आपको लग रहा है कि मेरा फ्लो ठीक चल रहा है, तो फिर आप जो है मतलब उसको
एक गैप बना के दे सकते हैं आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट आपको कोशिश करनी चाहिए 10 के अराउंड, 8 से 10 के अराउंड ऐसे आप लिख लीजिए, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद समझ में आ जाएगी कि आप किस वे में लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, कहाँ पे लूप होल आ रहा है, फ्लो में दिक्कत है, या फिर आपकी इंट्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं चल रहा है, या कंक्लूजन उतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस तरीके से आप ऐसे को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।